कभी सोचा है एक ऐसा राजवंश जो 100 साल भी ठीक से नहीं चला, लेकिन उसने इतिहास पर अपनी ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसे आज भी पढ़ा और समझा जाता है। जी हाँ, ये कहानी है तुगलक राजवंश की। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, थोड़ा पागलपन है और बहुत सारे विरोधाभास हैं। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई इंसान एक ही वक्त में बहुत ज्यादा बुद्धिमान और उतना ही ज्यादा नासमझ हो सकता है? मतलब एक जीनियस और एक मूर्ख एक ही शख्स में? यही वो पहेली है जो हमें तुगलक वंश के सबसे मशहूर सुल्तान की शख्सियत के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है। तो देखिए, 1320 में इस वंश की शुरुआत हुई और 1414 में ये खत्म हो गया। इतिहास के हिसाब से देखें तो कोई बहुत लंबा समय नहीं है ना? सिर्फ 94 साल। लेकिन इन 94 सालों में दिल्ली सल्तनत ने ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे जिनकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। तो कहानी का पहला पड़ाव ये शुरू होती है इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से। उसने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर कह सकते हैं कि आगे चलकर या तो एक शानदार इमारत बननी थी या फिर सब कुछ भर-भरा कर ढह जाना था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही काबिल शासक था, इसमें कोई शक नहीं। उसने मंगोलों को हिंदुस्तान से दूर रखा, सल्तनत को बंगाल तक फैला दिया और दिल्ली को दिया तुगलकाबाद का वो विशाल किला। सब कुछ सही चल रहा था। और फिर 1325 में एक रहस्यमयी तरीके से एक मंडप गिरा और उसकी मौत हो गई। बस इसी एक घटना के साथ सल्तनत की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे कंट्रोवर्शियल किरदार, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके दौर में सल्तनत ने ऐसे ऐसे प्रयोग देखे जो या तो वक्त से बहुत आगे थे या फिर पूरी तरह से विनाशकारी। सवाल आज भी यही है कि वो एक दूरदर्शी था या बस एक नासमझ। इतिहास ने उसे एक बड़ा ही अजीब नाम दिया है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख। और ये नाम कुछ गलत भी नहीं लगता। वो फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी इन सब का विद्वान था। उसकी सोच, उसके आइडियाज वाकई में उस जमाने से बहुत आगे थे। लेकिन जब उन कमाल के आइडियाज को जमीन पर उतारने की बारी आई तो वो बुरी तरह फेल हो गया। उसके पूरे शासन की पहचान बनी उसकी 3 बड़ी और कह सकते हैं कि विनाशकारी नाकामियां। पहला, राजधानी बदलना। दूसरा, एक नई तरह की मुद्रा चलाना। और तीसरा, टैक्स बढ़ाना। एक के बाद एक ये 3 फैसले तबाही का कारण बनते चले गए। पहला फैसला, जरा सोचिए, पूरी की पूरी दिल्ली को हुक्म दिया गया कि वो 1500 किलोमीटर पैदल चलकर दौलताबाद पहुंचें। हाँ, मकसद बड़ा था, दक्खन पर बेहतर कंट्रोल करना। लेकिन नतीजा, रास्ते में हजारों मौतें, अनगिनत तकलीफें। ये सल्तनत के इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गया। उसका दूसरा प्रयोग तो और भी गजब का था। उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए और ऐलान कर दिया कि इन सिक्कों की कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। आइडिया तो शानदार था, है ना? लेकिन सुल्तान एक छोटी सी बात भूल गया, नकलची। देखते ही देखते हर घर में नकली सिक्के बनने लगे और सल्तनत की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और हद तो तब हो गई जब उसने अपना तीसरा कदम उठाया। गंगा यमुना का जो सबसे उपजाऊ इलाका था, दोआब, वहां टैक्स बढ़ा दिए। और वो भी ठीक उस वक्त जब वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था। इस फैसले ने तो जैसे जलती आग में घी का काम किया और बेचारे किसान विद्रोह पर उतर आए। दो इन बड़े बड़े महत्वाकांक्षी फैसलों की कीमत क्या चुकानी पड़ी? सल्तनत बिखरने लगी, हर तरफ विद्रोह की आग लग गई। बंगाल, गुजरात जैसे अमीर प्रांत हाथ से निकल गए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे नए दुश्मन साम्राज्य खड़े हो गए। और नतीजा, एक खाली खजाना और एक टूटता हुआ साम्राज्य। अब मोहम्मद बिन तुगलक के फैलाए इस रायते को समेटने के लिए कोई तो चाहिए था। तो अब मंच पर आता है फिरोज शाह तुगलक। उसका हर एक फैसला अपने से पहले वाले सुल्तान के हर फैसले का एक तरह से जवाब था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, स्थिरता लाना। इन दोनों सुल्तानों में जमीन आसमान का फर्क था, आप कह सकते हैं। एक का जुनून था नए नए प्रयोग करना और साम्राज्य फैलाना, तो दूसरे का मकसद था सल्तनत को जोड़कर रखना और लोगों का भला करना। एक ने अपने पीछे छोड़ी अराजकता और बिखराव, तो दूसरे ने छोड़ी स्थिरता और एक मजबूत बुनियाद। ये एक ही सिक्के के 2 बिल्कुल अलग पहलू थे। और फिरोज शाह ने जो काम किए वो वाकई में तारीफ के काबिल थे। उसने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का जाल बिछवा दिया। फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार जैसे नए शहर बसाए, अस्पताल और मदरसे खुलवाए। यहां तक कि गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात नाम का एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। ये संख्या देखिए, 1,80,000। क्या है ये?
ये फिरोज शाह के गुलाम विभाग में रखे गए गुलामों की संख्या है, और ये एक ऐसा तथ्य है जो उसकी भलाई करने वाली छवि पर एक बहुत गहरा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है। और विडंबना देखिए कि जिस स्थिरता को वो इतनी मेहनत से बना रहा था, उसी के नीचे नीचे पतन की नींव भी तैयार हो रही थी। सरकारी पद पुश्तैनी हो गए, जिससे सुल्तान की अपनी ताकत कम हो गई। कठोर धार्मिक नीतियों ने समाज को बांटने का काम किया, और अमीर लोग वो तो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। फिरोज शाह की मौत के साथ ही तुगलक राजवंश के ताबूत में आखिरी कीलें ठुकनी शुरू हो गईं। फिर शाह के बाद जो भी सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, वो बहुत कमजोर थे। वो ताकतवर अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, और सल्तनत एक रेत के महल की तरह धीरे धीरे बिखरने लगी। और जब साम्राज्य अंदर से इतना खोखला हो चुका था, तब एक बाहरी ताकत ने दस्तक दी। एक ऐसी ताकत जो इस राजवंश के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। साल था 1398 और हमलावर था तैमूर। तैमूर का तूफान दिल्ली पर ऐसा टूटा कि उसने शहर को इस बेरहमी से लूटा कि सल्तनत की बची खुची रूह भी कांप गई। ये एक ऐसा घाव था जो फिर कभी भर नहीं सका। तो आखिर में तुगलक वंश की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि बड़े बड़े और शानदार आइडियाज़ भी तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें सही तरीके से लागू न किया जाए। और ये भी कि कभी-कभी जो स्थिरता हमें बाहर से दिखती है, वो अंदर ही अंदर सड़ रही होती है। और ये हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, प्रतिभा और मूर्खता के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है कहाँ? तुगलक वंश की कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक बेहतरीन दूरदर्शी विचार और एक विनाशकारी नाकामी के बीच का फासला कितना कम हो सकता है।